नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं दी पंकज क्लासेज। ये है ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज सीरीज का 16वां सेशन। प्रश्नों की संख्या है 83 यानी 83। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो ये है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। थोरियम भारत के, अगला प्रश्न है, थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? इसका उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड। अगला प्रश्न है, नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड निगम किस राज्य में से लिग्नाइट कोयला निकालता है? नेवेली लिग्नाइट निगम किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? इसका उत्तर है तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस कहा जाता है? इसका उत्तर है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? जोजिला दर्रा है किसको और किसको जोड़ता है? इसका उत्तर है लेह तथा श्रीनगर को। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? तो ये है कोरोमंडल तट तथा काकीनाडा तट। कोरोमंडल तट है जो दक्षिणी भाग है और काकीनाडा तट है ये उत्तरी भाग है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है एकांकागुआ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है दक्षिणी डकोटा। अगला प्रश्न है, रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, मैगिनॉट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? मैगिनॉट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? इसका उत्तर है जर्मनी और फ्रांस। आगे बढ़ते हैं, जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जापान नाम जाना जाता था निप्पन के नाम से। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? इसका उत्तर है मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है? विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है? तो ये नाम है महाराष्ट्र का, और यहाँ सूखा बहुत भयंकर पड़ता है इसलिए हमेशा चर्चा में रहता है। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान में किसका संगोपांग वर्णन किया जाता है? भू आकृति विज्ञान मतलब फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी में किसका सांगोपांग वर्णन किया जाता है? तो ये भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। अगला प्रश्न है, देश की प्रमुख कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहां स्थापित है? देश की प्रमुख कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कहां स्थापित है? तो ये है पुणे में। पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में है? पख्तूनिस्तान किस देश में है? तो ये है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स राजधानी है अर्जेंटीना की। अगला प्रश्न है, हम्बोल्ट धारा किस तट के पास से होकर बहती है? हम्बोल्ट धारा बहती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? इसका उत्तर है यूक्रेन में। अगला प्रश्न है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर स्थित है महाराष्ट्र में। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इसका उत्तर है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होकर। कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होकर बहती है कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? इसका उत्तर है नेपाल हिमालय।
अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, जहां से रेडियो तरंगे टकरा के और वापस धरती पे आती हैं? तो ये है आयनमंडल या आयनोस्फीयर। अगला प्रश्न है, भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो यह है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? इसका उत्तर है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किए गए थे बोकारो तथा भिलाई लौह इस्पात कारखाने। अगला प्रश्न है, मूक घाटी परियोजना यानी साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया? मूक घाटी परियोजना यानी साइलेंट वैली प्रोजेक्ट ये किस राज्य में है? तो यह है केरल में। अगला प्रश्न है, देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट कारखाना कहां स्थापित किया गया था? देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट कारखाना कहां स्थापित किया गया था? तो यह है रानीपेट, चेन्नई। अगला प्रश्न है, हल्दिया तेल सोदा कारखाना किस राज्य में है? हल्दिया राज्य है स्थित पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, जौनसारी, खरवार तथा थारू जनजातियां मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? जौनसारी, खरवार एवं थारू। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में गठित हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग और इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। अगला प्रश्न है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? यह अनुच्छेद 21 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? भारत सरकार ने 1956 में किस संविधान संशोधन के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत का प्रांत बनाया था? तो यह है संविधान संशोधन 7वां। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो यह है इसके नेतृत्वकर्ता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? किसी सदस्य द्वारा, यह संसद की बात की जा रही है, संसद के किसी सदस्य द्वारा किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है निंदा प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे क्या कहते हैं? किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार के द्वारा करता है उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है कहां से? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे BG खरे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकसभा आयोग का प्रावधान किया गया है कहां? अनुच्छेद 315 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या क्या है? संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है 29 यानी 29। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो यह प्रधानमंत्री के परामर्श से। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री परिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? किस संविधान संशोधन के द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो यह संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो यह है सितंबर 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो यह है संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय लेता है राज्य सरकार। अगला प्रश्न है,
भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है? भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा करता है मंत्रिमंडल सचिवालय। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? मतलब नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर हैं, लेकिन वो कौन सा न्यायालय है? तो ये है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, देश में केवल 2 संघराज क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं, ये संघराज क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये है दिल्ली और पांडिचेरी, तीसरा हो गया है जम्मू और कश्मीर। ये भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, लेकिन इसमें भी विधानसभा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार को तथा बलात्श्रम यानी जबरदस्ती किसी से मेहनत करवाना, ये सब प्रतिषेध किया गया है? ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 23 यानी 23 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का मतलब है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? इसका उत्तर है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि यहाँ का राज्याध्यक्ष जो है वो वंशानुगत यानी बाप से बेटा, बेटा से और पोता पे नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद है 124। अगला प्रश्न है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो यह है ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी किसने? महादेव गोविंद रानाडे ने। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था उमाजी नाइक। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रारंभिक 20-21 वर्षों तक 1885 से 1906 तक किसने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? कांग्रेस के प्रारंभिक 20-21 वर्षों तक मतलब 1885 से 1906 तक किसने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे, लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष तथा किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने की थी बेलगांव 1924 अधिवेशन। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया था डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को, जो कि महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार थे, जिसके बाद महात्मा गांधी ने यह कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। वो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन ही था। अगला प्रश्न है, मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लॉर्ड कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या की थी भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन समिति का गठन किसने किया था? अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किया था वीडी सावरकर ने। किसने कहा था भारत एक नहीं 2 राष्ट्र है? यह है कथन मोहम्मद अली जिन्ना का। अगला प्रश्न है, कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन ने किसके साथ की? कम्युनल
ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की? इसका उत्तर है डॉक्टर अशोक मेहता ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? भगत सिंह और कौन थे साथ में जिनने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो ये थे बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, कौन क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझते थे? तो इसका उत्तर है लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कहां था? रेशमी पत्र षड्यंत्र, इसका प्रमुख केंद्र कहां था? अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, किस प्रमुख अंग्रेज संसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह? किस प्रमुख अंग्रेज संसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया था 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक विद्रोह? तो ये है डिज़रायली। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनः अधिकार किया? कौन सा केंद्र था मुख्य केंद्र जहां पर अंग्रेजों ने सबसे पहले अधिकार वापस प्राप्त कर लिया? तो यह है दिल्ली पर। अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? तो इसका उत्तर है तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बहावी आंदोलन के संस्थापक थे सैयद अहमद बरेलवी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना की सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? कौन सी ऐसी संस्था थी जिसको मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? इसका उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को। श्रीमती एनी बेसेंट ने स्थापित किया था केंद्रीय हिंदू स्कूल, उसको मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया, न कि मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। अगला प्रश्न है, सन 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सन 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र था हिंदू कॉलेज कलकत्ता। अगला प्रश्न है, एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते, यह कथन किसका है? एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते, यह कथन है लाला लाजपत राय का। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये वायसराय हैं लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था किसने? बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था जाकिर हुसैन समिति ने। तो ये था इस सेशन का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।